वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद राज मुसलसल मेहनत है। मेहनत के बिना कोई ऐसा असूल नहीं जिसको अपना कर हम कोई काम पूरा कर पाएँ। मेहनत से ही हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। मगर एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कब हमें मेहनत की बजाय अपनी डायरेक्शन को, तरकीब को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी में ऐसे मकामात आते हैं जब लोगों को लगता है कि मेहनत हमें कोई सिला नहीं देती, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और दरअसल यही वो मकाम होता है जब हमें चाहिए कि हम एक दफ़ा खुद को देखें कि हम अपनी डायरेक्शन को मोड़ लें और नए मंसूबे के तहत मेहनत करें। आप जितने भी मेहनती हो, मगर उंगली से तो दीवार में कील नहीं लगा सकते। आपको इस काम के लिए एक हैमर चाहिए होता है। इसी तरह आपको ज़िंदगी में समझना चाहिए कि कब रास्ता और तरकीब बदलने का वक्त हो चुका है। आप मेहनत करें, मगर ऐसी जगह पर जहां इसका कुछ सिला मिलता हो और नताइज निकलते हो, वरना सारी मेहनत दीवार में सर मारने के मुतरादिफ होगी। एक और बात याद रखें कि जदीद दौर मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का तकाजा करता है। हालात को देखते हुए अपने मंसूबों को मुसलसल अपडेट करते रहे, क्योंकि यहाँ हर घड़ी हालात बदलते रहते हैं। जब तक हम अपने अंदर ये लचक नहीं लाएंगे और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढलेंगे नहीं, तो हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और आप मेहनत रिश्तों पर कर रहे हो, तालीम पर कर रहे हो या अपने कैरियर के लिए, इस सुनहरे असूल को याद रखें कि मेहनत तब तक फल नहीं देगी जब तक वो मुनासिब जगह पर नहीं की जाएगी। और अगर हाथों से कील ठोकने की कोशिश करेंगे तो अपने ही हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे। इसीलिए अक्लमंदाना तरीका ये है कि होश के नाखून लेते हुए मेहनत करें और ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करें। और सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप बस कहीं मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, जाता हूँ, लेकिन आप एक रोबोटिक लाइफ गुजार रहे हैं। आपका अबंडेंस माइंडसेट नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि मैं आज कल से बेहतर हूँ। और अपना अगर आप माइंडसेट शिफ्ट नहीं करेंगे तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे भी मैंने बोला, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई सिला नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि मुझे सिला नहीं मिल रहा, ना कि इस चीज़ पे कि मैं कितना अचीव कर चुकी हूँ या मैं कितना ग्रो कर चुका हूँ। और जहाँ तक बात रही है, 2026 चल रहा है और इसमें हर कोई जानता है कि एआई आ गया है और लोगों का आम गुमान ये है कि एआई हमारी जॉब्स को खा गया है। मतलब पहले बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनकी जगह पे अब रोबोट काम कर रहा है और लोगों को लगता है कि अब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है और वो नाउम्मीद होकर घर बैठ गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एआई लेके आया है और उससे हमें बहुत सारी जॉब्स भी मिल सकती हैं और हम घर बैठे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। और आजकल मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कैसे हम घर बैठ के पैसा हासिल कर सकते हैं। और बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस हवाले से आवाज़ जो है वो अपनी उठा रहे हैं कि हम आराम से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। अब लोगों ने सोशल मीडिया को भी कैरियर बना लिया है। पहले लोग इसको बुरा समझते थे, हालांकि हम ये चीज़ माने या ना माने, हम अभी भी सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव रहें और अपनी नीयत साफ़ रखिए, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह मेहनत का फल और सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और लाहौर में इस वक्त क्लाइमेट चेंज और हीट वेव की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शहर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ने का इम्कान है और दर्जा हरारत अभी से 40 डिग्री को छू रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि मौसम बदल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं बल्कि एक बड़ा बहरान है जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लाहौर की सड़कों पर बढ़ता हुआ कंक्रीट, कम होते हुए दरख्त और बहुत ज़्यादा आबादी ने लाहौर शहर को एक तपता हुआ जजीरा बना दिया है। इसी वजह से अब हीट वेव की खबरें आम हो गई हैं। आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो हीट वेव हम अप्रैल में देख रहे हैं और 40 तक टेम्परेचर जा रहा है, पहले तो ये जून जुलाई में होता है और जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है अप्रैल में? जी देखें, एक तो एक अरसे से हम ये जिसका जिक्र आपने भी किया, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये ज़ाहिर है कि ये उसके असरात जो हैं वो
बड़ी शिद्दत से आने लग गए हैं या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए और अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हमें ये टेम्परेचर इस महीने में इस कदर हाई मिलना ये अब हमें रूटीन का हिस्सा बन जाएगा अनटिल एंड अनलेस के कोई नया फिनोमेना जो है वो हमें वेस्टर्ली विंड्स की सूरत में मिले। यहाँ पर ख़ास तौर पे जब आप लाहौर शहर लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक इजाफा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे चूँकि कंक्रीट बेतहाशा है और जो ग्रीनरी है वो कम से कम होती चली गई, तो यहाँ पे जितनी टेम्परेचर जितनी गर्मी हमें महसूस करनी थी उससे कोई 2 डिग्री 2.5 डिग्री हमें ज़्यादा महसूस होती है। और ये इस महीने अगर जिस तरह से ये हम आखिर में एक तवक्को है, बहुत कुछ जो मॉडल्स हैं इंटरनेशनल मॉडल्स वो ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद वेस्टर्ली विंड्स कुछ थोड़ी सी यहाँ पे एंटर हों। अगर तो वो हो जाती हैं तो हम 41-42 तक ये महीने का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होती तो ये टेम्परेचर जो है इसी महीने में 43 तक 44 तक भी जा सकता है, जो कि इस महीने के लिए बड़ा ज़्यादा है। ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है ये हमें हर आने वाला जो दिन है, ये जिस तरह जून के अंदर हम मैक्सिमम जून जुलाई के अंदर जो एक्सपेक्ट करते थे कि जी 49-48, तो ये 50+ फोरकास्ट अब इसकी मुमकिना तौर पे हो सकती है। अब ये कहने को जब हम आम जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं 1 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर जब का फ़र्क देखते हैं हम, तो वो शायद अपने वो किचन के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है तो इवन जो 1/2 डिग्री है वो बहुत बड़ा चेंज ले आता है। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए शहरियों को तैयार रहना होगा, इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इकदाम करे शहरियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप बता रहे हैं कि जून जुलाई में 48-49 होता था, लास्ट ईयर भी हम देखते हैं, लेकिन वो भी फील ऐसे ही होता था 50+ है, लेकिन इस दफ़ा तो 50+ जाने वाले। तो क्या एहतियाती तदाबीर है जो हमें भी अपनानी चाहिए और कुछ इकदाम जो गवर्नमेंट को भी करने चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट को एक तो जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास जो ट्रैवलिंग का, इसको ज़रा हमें लिमिट करना होगा, या जिससे हम ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ेगा। मज़दूर जो हैं वो जो बराह रास्त धूप को फेस करते हुए काम करते हैं, उनके वक्त का दौरानिया सुबह के वक्त और शाम के वक्त डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो फिलफोर इक़दामात हो सकते हैं, हम खुद जो कर सकते हैं अपने लिए, हमें हाइड्रेट रहना है, हमें हाइड्रेट रहना है, पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो करें। इसके अलावा ये इतना क्विक, जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बड़ी जल्दी नहीं आते, इस तरह से इसका जो तदारुक है वो भी बहुत क्विक हो नहीं सकता। गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं कर सकती कि आज से कोई इक़दाम शुरू करें और इस साल में या अगले साल की जो गर्मियां हैं उनमें कुछ जो ठंडा एक फीलिंग है उसको पैदा कर सकें। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसलिए इक़दाम करते रहते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी शुरू किया, ये गवर्नमेंट भी लेके चल रही है। वेजिटेशन को बढ़ाना, ग्रीनरी को बढ़ाना, दरख्तों को मज़ीद लगाना, ये हो सकता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएंगे। एक दूसरा जो और कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में राइज भी है और हम जो क्विकली कर सकते हैं, हमें कूल रखने के लिए अपने घरों को, जो उनकी छतें हैं, अब उनको एक क्विकली वो सफ़ेद रंग या सफ़ेद नुमा कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो रेडिएशंस हैं सन की, उनको जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर सकें, उसको अब्जॉर्ब कम मतलब करें। क्या लगाना चाहिए हमें? ये आमतौर पे सफ़ेद रंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद, उसको जिस तरह से जो भी कोई सफ़ेद सीमेंट हो जाए, कोई सफ़ेद और रंग जो कलई की सूरत में है, ये जो भी चीज़ में फ़ायदेमंद है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। ये देखें, तरीका बड़ा सादा है कि सन से रेडिएशंस आ रही हैं, रेडिएशंस जब अब्जॉर्ब होंगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगी। अगर इसका कुछ हिस्सा हम रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं तो उतनी हीट हमने कम रिसीव की, और उस जो कमी आई उसके जो फिर जो सिचुएशन है वो आपको नीचे ग्राउंड के ऊपर महसूस होगी, कमरे उतने गर्म नहीं होंगे। अच्छा, फिर होगा कि ये खाली इतना नहीं है कि कमरे हमने ठंडे कर लिए, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। आपके पास जब ये कमरे ठंडे नहीं होंगे, ये आल दो इसके साथ ये जो टेक्निक है इसके साथ 2 से 4 डिग्री का फ़र्क आता है। ये 2 से 4 डिग्री का फ़र्क अगर हम नहीं लेके आएंगे और इसको कंपनसेट करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते रहेंगे, तो एयर कंडीशनिंग इटसेल्फ, वो जो हीट है सिर्फ उसने अंदर से लेके बाहर डाल दी, वो फिर हीट अभी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। और फिर वो एयर कंडीशनिंग को लेके चलने के लिए जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे या अल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाएंगे, तो ये फ्यूल्स भी जब बर्न होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, तो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप ये समझ लीजिए कि लाहौर जो पहले ही तप रहा था उसके ऊपर एक और लिहाफ चढ़ा दिया, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट दे दिया कि जो कि हीट को और ट्रैप करने लग जाएगा। तो फिर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है?
किस चीज़ का? ये जो आप बता रहे हैं कि हम एयर कंडीशनर जो यूज़ करते हैं वो भी मसला करेगा अगर हम सिर्फ उस पर रिलाई करेंगे, तो फिर हम जो आवाम है वो किस तरफ जाए, मतलब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? ये इसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ये है कि हमें हर हाल में दरख्त लगाने हैं, और उसके लिए बाकायदा ये एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है किसी भी शहर का कम से कम 25% जो हिस्सा है उस पर दरख्त लगे हुए होने चाहिए। और अगर आप लाहौर का अभी सेटेलाइट इमेज उठा के देखें तो चंद एक पार्क्स के अलावा या चंद एक जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो डेकोरेशन के लिए दरख्त लगाए गए हैं, उनके अलावा दरख्त नहीं मिलते। हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास 3 मरला 2 मरला 2.5 मरला के घर भी अब आम होते चले जा रहे हैं। तो अब 2.5 मरले 3 मरले के अंदर वो कैसे कोई दरख्त लग सकता है? हाँ, एक जो और कॉन्सेप्ट हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो छतों के ऊपर जो हम वहाँ पर जो बागात लगाते हैं। ये एक तो खूबसूरत भी लगते हैं और दूसरा ये टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये प्लानिंग भी किसी हद तक लॉन्ग टर्म है, आपको अभी एक 1.5 महीने में ये काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये जो हमें एयर कंडीशनिंग के लिए या कूलिंग के इफेक्ट जनरेट करने के लिए ये जो बिजली का इस्तेमाल है, पावर घर हैं उनकी जो बिजली आती है जहाँ पे फ्यूल कंज्यूम होता है, जिसकी प्राइजेज़ अब ज़ाहिर है हाई भी हैं, उसके बरक्स जो सोलर एनर्जी है इसको हमें हर लिहाज से प्रमोट करना होगा, हमें इसको आसान करना होगा। हमें वो जो गाड़ियाँ हमारी तो मुश्किल करी जा रही है इसको। हाँ, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ ट्रेंड देखने में आया। एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो दरख्तों को लगाने के लिए बहुत सख्ती कर रही है, वो उसके लिए बहुत कोई दरख्त कट जाए तो वो अब एक बहुत बड़ा मसला भी बन जाता है। ये मतलब इतनी हिफाजत कर रही है और करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो इसका अल्टरनेट एनर्जी हो सकती थी, सोलर एनर्जी, जिसके मदद से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं। और गालिबन सुनने में आ रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी में जो आसानियाँ थी वो भी शायद अब ख़त्म होने जा रही हैं। हमें ये सब चीज़ें आसान करनी होंगी। देखें, ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं ये हर चीज़ बाय फोर्स तो हो नहीं सकती कि हर चीज़ जो है वो आप जाएंगे और उसकी सख्ती से कोई, ये बुनियादी तौर पे जो पब्लिक होती है उसका एक कलेक्टिव विजडम होता है। इस कलेक्टिव विजडम ने अल्टीमेटली कोई भी काम करना होता है, और ये कलेक्टिव विजडम को होने के लिए मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे हर इंडिविजुअल जो है उसको खड़ा होना पड़ता है। उसको खड़ा होने में आसानी करें। जब वो अपनी भागदौड़ में बिल्कुल दाल रोटी में लग जाता है तो उस वक्त उसके लिए सोचना किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे हमारे यहाँ पे अमूमन लोग किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं, इट्स वेरी रेयर ना, कि किसी एक कॉज के लिए एक साथ निकलें, ये बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है अमूमन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसा ये यहाँ नहीं है कि हमारे यहाँ ही है, ये पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ ऐसे ही बनती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक कलेक्टिव विजडम उस वक्त बन पाता है कि जब एक जो नॉर्मल जो लाइफ है उसको एक आसान तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते होते हैं हम। जहाँ पे जब ये सूरत हाल आ जाए, जिस तरह से अभी रिसेंटली हमारे पास जो वो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो अजनास हैं जो हमारे किसान उगा रहे हैं, उनके रेट्स जो हैं मैं देखता हूँ कि वो इस कदर बाज़-औक़ात कम होते हैं कि वो ख़ुद सस्टेन नहीं कर पाते। जब हर शख्स जो है वो इस प्लानिंग में लगा होगा कि उसने ये 2 दिन कैसे गुजारने हैं, ये 1 महीना कैसे गुजारना है, कि हफ्ता कैसे गुजारना है, तो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसी कलेक्टिव विजडम का हिस्सा बने। वो सोच को एक ख़ास धारे के अंदर ला सके, चूँकि वो उसने उस वक़्त कुछ भी करके अपना जो लम्हा है, जो मुश्किल है, उसको गुजारने की कोशिश। बिल्कुल ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर खालिद महमूद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान एक बार फिर से सर उठा रहा है। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया मुस्तकिल टाइम फ्रेम के अलावा भी बढ़ रहा है, जिससे हर कोई मुतासर हो रहा है। और इस वक्त मुल्क में बिजली बनाने की 45% सलाहियत बैनुल-अक़वामी कंपनियों के पास है, 40% हुकूमत की मलकियती IPPs के पास है और बाकी 15% छोटी IPPs के पास हैं। मसला इस वक्त लोड शेडिंग ही नहीं, महंगाई भी है जो आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि अगर बिजली की कीमत कम करनी है तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनको दिए जाने वाली कैपेसिटी चार्जेस रोक दे।
तो क्या ये मुमकिन है हुकूमत अपने 40% कैपेसिटी चार्जेस लेना बंद कर दे तो क्या मसला काबिल बर्दाश्त हद तक हल हो सकता है? ऐसा हो जाए तो फिर ये सवाल है कि इन सरकारी मलकियत की IPPs के कर्जों की वापसी कैसे होगी? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बताएं कि जो एक सोल्यूशन आया कि जो हुकूमत की मलकियती IPPs है अगर उसकी कैपेसिटी चार्जेस कम कर दे तो थोड़ा सा आवाम के लिए जो मसला है ये बिजली का, महंगाई का, ये काबिल बर्दाश्त हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है सच में? देखिए, आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट आप उनको कहते हैं, और वो टेक और पे की बुनियाद पे हैं। इसका मतलब है कि आप उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, आपको वो पैसे देने हैं कैपेसिटी चार्जेस की फॉर्म में। और कैपेसिटी चार्जेस किसी भी बिजनेस का वो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है जो कि आप कोई चीज प्रोड्यूस करें ना करें आपको देने हैं। जैसे आपका सेट है, आप कोई शो करें ना करें आपको उसका बिजली का बिल देना है, आपको रेंट देना है, तो ये कैपेसिटी चार्जेस की फॉर्म में होते हैं। IPPs या जो आपके पावर प्लांट्स हैं इनके भी कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, खास तौर पे उनके जो आपने डेट बेस्ड फाइनेंसिंग पे लगाए हुए हैं। तो अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना ही करना है, अगर आप बिजली उससे बनाएं या ना बनाएं, आपने उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देना ही देना है, आपने उसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो देनी ही देनी है। तो पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है। हाँ, किया यह जा सकता है जिस तरह से आपने भी बताया कि हुकूमत के जो अपने पावर प्लांट्स हैं, खासतौर पर थर्मल पावर प्लांट्स जिनको आप जेनकोस कहते हैं, उनको आप बंद कर सकते हैं। वो इनएफिशिएंट भी हैं, उनसे शायद आप उस तरह से बिजली बना भी नहीं रहे हैं, तो उनको या तो बंद कर दें या उनको आप कन्वर्ट कर लें, रीपर्पस कर लें किसी ऐसे दूसरी फैसिलिटी में जो आपको या तो बिजली स्टोर करके दे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में कन्वर्ट कर लें, या वो ग्रिड का स्टेबलाइजेशन का काम करे। तो अगर इस तरह की कोई सोच आती है जो कि शायद हुकूमती सतह पे भी नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस नए पावर प्लांट्स लगाने पे है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पावर प्लांट्स की उस तरह से जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल चूंकि आपके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ट होता है, आप एक अचीवमेंट के तौर पे दिखा सकते हैं नए पावर प्लांट को, तो उस पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके लिए लोन भी लिया जाता है। लेकिन अभी जरूरत यह है कि ग्रिड पे इन्वेस्ट किया जाए, ट्रांसमिशन लाइंस को अच्छा किया जाए, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को फोल्ड में लेके आया जा सकता है। तो जब तक ये वाले तरीके नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्ट टर्म तरीका आपकी पावर सेक्टर को और ज्यादा खराब कर देगा। खास तौर पर यह कि अगर आप फोर्सफुली रिनिगोशिएट करते हैं इन पावर प्लांट से और इनके कैपेसिटी चार्जेस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट में एक नेगेटिव जो चीज है वो जाती है। हुकूमत को ये करना है कि इनको इंसेंटिवाइज करें, सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज करें, अपनी रेजिडेंशियल कंजम्पशन को सोलर पैनल और बैटरीज के थ्रू मैनेज करें, और जो बच जाते हैं वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दें बिजली। और फिर भी अगर पावर प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं तो उनको अर्ली रिटायर कर दें। काफी सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं जिसमें पावर प्लांट्स को भी पैसे मिलते हैं। सोलर के हवाले से डॉक्टर खालिद हम बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो IPPs के साथ मुआहदे किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, क्या इस पर कोई नजरसानी हो सकती है? पिछले साल, उससे पिछले साल एक रीनिगोशिएशन की एफर्ट जो है वो की, उस पर काफी सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको तमगाजात भी दिए गए, इनामात भी दिए गए, लेकिन उससे फर्क बड़ा कम पड़ा, क्योंकि आपने उन पावर प्लांट्स के साथ रीनिगोशिएट किया जिन्होंने खुद ही 2 साल बाद रिटायर हो जाना था। तो उससे आपकी पावर परचेज प्राइस जो है उसमें ₹1 पर यूनिट कमी तो जरूर आई, लेकिन असल जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो आपके इंपोर्टेड कोल प्लांट से आते हैं, आपके RLNG प्लांट से आते हैं, आपका जो हाइडल है उससे आते हैं। तो जब तक आप बड़े पावर प्लांट्स के साथ रीनिगोशिएट नहीं करेंगे और सिस्टम में वो बिजली नहीं लेके आएंगे जो एक तो फ्यूल के हिसाब से सस्ती है, जैसे सोलर और विंड जिसकी फ्यूल कॉस्ट 0 है, और दूसरा ये कि जिसके कैपेसिटी चार्जेस कम है। और कैपेसिटी चार्जेस कम होने का मतलब है कि आप अपने जराए से, अपनी मुल्की वसाइल से वो पावर प्लांट लगाएं, ताकि आपको डेट बेस्ड फाइनेंसिंग जो है वो ना करनी पड़े, आप उसको एक्सचेंज रेट के साथ लिंक ना करें, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ता है ये जितने भी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं IPPs के, ये भी बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज को भी देखना है, तब जाके आप जो है वो अपने सिस्टम को ठीक कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ अगर हम दोबारा नई बातचीत अभी कर सकते हैं, इस पोजीशन में नहीं है, तो जो लोकल हैं या जो गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स हैं, क्या जो उनके साथ मुआहदे हैं हम उन पे थोड़ी नज़रसानी कर सकते हैं, कोई निगोशिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो फॉरेन आपकी कंपनीज हैं, खासतौर पे चाइनीज पावर प्लांट्स हैं, उनके साथ भी रिनिगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ निगोशिएट इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे करें कि एक विन विन सिचुएशन नजर आए, उनको भी फायदा हो रहा हो और हुकूमत को भी फायदा हो रहा हो।
हम जब भी निगोशिएट करते हैं या रीनिगोशिएट करते हैं चाइनीज आईपीपीज के साथ, इंपोर्टेड कोल प्लांट्स के साथ, तो हुकूमत के पास दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो हम या तो हमारा कर्जा माफ कर दें या फिर इन पावर प्लांट्स को थर कोल पे कन्वर्ट कर दें। एक अल्टरनेट सोल्यूशन है जिसपे शायद चाइनीज मान भी जाएंगे, वो ये है कि इन पावर प्लांट्स को, खासतौर पे जो आपका साहिवाल में कोल प्लांट लगा है, उसको आप रीपर्पस कर दें टुवर्ड्स बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी। उससे ये होगा कि अगर साहिवाल में एक बैटरी स्टोरेज लगी है तो आप दिन के औकात में जो सोलर का सरप्लस आता है रेजिडेंशियल कंज्यूमर से, रूफटॉप सोलर से, आप उसको उसमें स्टोर कर सकते हैं। दिन में जो सस्ती बिजली बनती है पाकिस्तान में, जिसकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, उसको स्टोर कर सकते हैं। और रात के औकात में जब आपको महंगे पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं तो आप उसको रिलीज करके आप सिस्टम में लेके आ सकते हैं। इससे आपके जो सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगी और चाइनीज को भी फायदा हो रहा होगा, पाकिस्तान के पावर सेक्टर को भी फायदा हो रहा होगा, और मुल्क में सोलराइजेशन जो है वो भी इंसेंटिवाइज हो रही होगी, रिन्यूएबल एनर्जी भी इंसेंटिवाइज हो रही होगी। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी, एनर्जी और एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को जो है वो एक ही प्लानिंग से ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि जो हम इन आईपीपीज को पेमेंट कर रहे हैं, ये हम डॉलर्स में कर रहे हैं? जी देखें, जितनी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डॉलर के साथ इंडेक्स्ड है। आपको जो फॉरेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देना है, जो आपको डेट पेमेंट करनी है, वो सारी की सारी डॉलर में करते हैं। डॉलर इंडेक्सेशन का मतलब यह है कि अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी कैपेसिटी चार्जेस रुपी फार्म में पर यूनिट में बढ़ जाती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जब 2015, 16, 17 में ये वाले पावर प्लांट्स लगे थे इंपोर्टेड कोल पे या कोल पे, इसकी जो कैपेसिटी चार्जेस एक यूनिट के थे वो 3 रुपए कुछ पैसे थे। अब वो बढ़ के 14 रुपए जो है वो हो गए हैं एक यूनिट के। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ी पाकिस्तान में, उस टाइम पे जब ये लगे थे डॉलर की प्राइस अराउंड 150 रुपी पर डॉलर थी, अब वो बढ़ के 280 रुपए हो गई है। तो उसकी वजह से आपके कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ गए। तो एक तो ये कि आप डॉलर में देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी आपका जो है वो वेस्ट होता है, जाता है, खर्च होता है, और साथ में आप जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ती है आप जो है वो ज्यादा रुपी की फॉर्म में ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं कंज्यूमर से। तो जी बिल्कुल, ये डॉलर्स में हम वापस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं कि एक जानिब तो हम देखते हैं कि अवाम ने अपने रिलीफ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को, पिछले साल भी बहुत सारे लोग थे जो सोलर की तरफ गए थे, उन्होंने सोलर लगाए थे, और इस दफ़ा भी बहुत से लोग प्लान कर रहे थे क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, हम सोलर लगाएंगे। तो ये जो मतलब अवाम अपनी सहूलत के लिए सोलर लगाना चाह रही थी, गवर्नमेंट अब इस पर भी टैक्स लगा रही है, तो ऐसा क्यों है? देखें, ये दो सहूलतों का आपस में टकराव है। अवाम अपनी सहूलत देख रही है और गवर्नमेंट अपनी सहूलत देख रही है। गवर्नमेंट का डायलेमा यह है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, अगेन टेक और पे की बुनियाद पे साइन किए हुए हैं। अगर मुल्क का जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है उसमें से वो कंज्यूमर्स निकल जाते हैं जो बाकायदगी से बिल पे कर रहे थे और वो सोलर पे चले जाते हैं, तो अब चूंकि गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नीचे आ रही होगी, तो हुकूमत के पास उतना रेवेन्यू नहीं होगा कि वो कैपेसिटी चार्जेस जो कि फिक्स्ड हैं, देने ही देने हैं, उनको पे कर सके। तो बदले में हुकूमत वो बोझ जो है वो उन लोगों पे डाल देती है जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ग्रिड पे हैं, और उनके लिए बिजली महंगी हो जाती है। और जैसे ही उनके लिए बिजली महंगी होती है वो लोग किसी ना किसी तरीके से और सोलर लगा लेते हैं, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। हुकूमत को इस चीज़ को देखना होगा कि मुल्क में सोलराइजेशन को फ़रोग दें, खास तौर पे वो कंज्यूमर जो कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, और IMF के कहने पे अगले साल से सब्सिडी भी वापस ली जा रही है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर से, तो उनको या तो सोलर पैनल्स दे दें ताकि वो सब्सिडी की कॉस्ट बच सके, और उस पैसे से आप ग्रिड में इन्वेस्ट करें, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में इन्वेस्ट करें, और अपने जो महंगे पावर प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा हैं उनको अर्ली रिटायर कर दें। काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस को लेके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की प्लानिंग होती है, बजाय इसके कि आप सोलर को क्रब करना शुरू कर दें, अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की पहुंच में आया तो आप उस पर टैक्स लगा दें या नेट मीटरिंग के बेनिफिट्स वापस ले लें, इसको अगर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझे सोलर को, तो शायद आप अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर वलीद, ये बताएं, ये जो नेपरा लाइसेंस की शर्त लाजमी करार दे दी है, इससे क्या इफेक्ट होगा?
देखें, एक तो ये कि ये जो अभी रेगुलेशंस आए थे फरवरी में, उसमें काफ़ी सारे इंसेंटिव्स नए कंज्यूमर से वापस ले लिए गए थे। पुराने कंज्यूमर्स के लिए वो इंसेंटिव्स अभी भी हैं। पुराने कंज्यूमर्स को लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी ग्रीन मीटर या नेट बिलिंग वाला मीटर जो अब हो गया वो लगाना चाह रहे हैं। तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा नेप्रा से। पहले आप वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेते थे, अब वो आप नेप्रा से लेंगे। और उसकी फ़ी ये होगी कि आप अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो हर किलोवाट पे आपको 1,000 रुपये देने हैं, और 10 का लगा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये उस फी लाइसेंस की फ़ी देनी होगी। मसला ये है कि ये पहले भी था, लेकिन जिस टाइम पे ये न्यूज़ आई है और जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हुकूमत की साइड से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी नेप्रा की साइड से, क्योंकि एक मार्केट में नेगेटिव सिग्नल गया है। लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि जो भी, बेशक वो ऑफ ग्रिड भी सोलर पैनल लगाएगा उस पर भी ये लाइसेंस की शर्त है, हालांकि उस पर नहीं है और उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल आया। शायद हुकूमत इस चीज़ को डिस्करेज करना चाह रही है कि लोग कम से जो है वो सोलर लगाएं और ग्रिड पे ही रहें, ताकि ग्रिड की जो लेगेसी कॉस्ट है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन हुकूमत को एक पोजीशन वाजे करनी चाहिए। अब जैसे जैसे नेट मीटरिंग वाले इंसेंटिव्स खत्म हो गए हैं, लोग नेट बिलिंग की तरफ या नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे ही नहीं। वो बिल्कुल ऑफ ग्रिड सिस्टम रखेंगे, बैटरीज लगा के रात के टाइम पे भी वो ग्रिड से कनेक्ट नहीं होंगे। उससे अगेन वो जो साइकिल की मैं बात कर रहा था कि बिजली महंगी होती है तो लोग सोलर लगाते हैं, लोग सोलर लगाते हैं तो बिजली महंगी होती है। तो अब वो वाला फिनोमेना ज्यादा तेज होगा और आपका जो पावर सेक्टर है उसके मसले मजीद बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बात कर रहे थे हम जो लोड शेडिंग का बहरान सर उठा रहे हैं एक दफ़ा फिर से, उसके सोल्यूशंस पे बात कर रहे थे और साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जो पॉलिसीज़ जारी की जा रही हैं उस पर भी बात की है। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद थे डॉक्टर खालिद वलीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, अक्सर हम हड्डियों या जोड़ों के दर्द को बढ़ती उम्र की इलामत समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा बालिग फ़र्द हड्डियों या पट्ठों के दर्द में मुब्तला है। दफातर में बैठे रहने वाले, घरों में काम करने वाली ख़वातीन और यहाँ तक के नौजवान भी इस तकलीफ़ का शिकार हैं, और ये शरह दिन ब दिन इस शरह में इजाफा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह सिर्फ कैल्शियम की कमी है या हमारी तर्ज ज़िंदगी? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि हड्डियों में या जोड़ों में बहुत ज़्यादा अगर किसी को दर्द रहती है तो उसकी वजह क्या होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियों और जोड़ों की जो पेन है, इसकी मेन वजह 4-5 इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उस सूरत में हड्डियों में दर्द होता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, मिसाल के तौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन डी या B12 कम हो, तो उस सूरत में हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ या आर्थराइटिस, रेमोटाइड आर्थराइटिस जैसे मूजी अमराज में बॉडी मुब्तला होती है। तीसरे नंबर पे जब आपकी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कसरत से, चावल है, लस्सी है और माश की दाल, चने की दाल, नान चने, तो उस सूरत में आपकी बॉडी में रिहाई दर्दें भी आती हैं और जॉइंट्स के अंदर भी पेन आना शुरू हो जाती है और यूरिक एसिड भी उससे बढ़ता है। यूरिक एसिड वैसे बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोटीन लेने से, बाज़ औक़ात आपकी जो प्रोटीन है वो प्रोसेस नहीं कर पाती बॉडी और वो आपका ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है और वो यूरिक एसिड जो है ना आपका इंक्रीज़ कर जाता है और वो 7, 8, 9 तक चला जाता है, जो कि सवेर आपको पेन का बायस बनता है। विटामिन डी की कमी से आपकी पूरी बॉडी, असाबी निज़ाम आपका थक जाता है। मैग्नीशियम की कमी से असाबी निज़ाम का एक उनका ढांचा है, आपकी बॉडी हर वक्त थकी थकी रहती है। इसी तरह कैल्शियम कम होता है तो आपकी बोन्स डेंसिटी जो हड्डियों की है वो वीक हो जाती है और आप जो है ना चलते हैं तो आपको बाज़ औक़ात हील के नीचे, पाँव के नीचे दर्द शुरू हो जाएगी। आप सुबह उठते हैं तो आपको किसी ना किसी बाजू में, गर्दन के शोल्डर में आपको पेन शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर खुराक का बरामल दखल है। और तीसरा और आखिर में जो सबसे अहम चीज़ है वो स्ट्रेस है। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मामले में, सेगमेंट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी ब्रेन्स के अंदर हार्मोन्स है कार्टिसोल। कार्टिसोल आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, लेकिन स्ट्रेस की हालत में वो कार्टिसोल आपके मजाज के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं ना, जैसे WBC वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो जब WBC वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में
इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। जब वाइट ब्लड सेल के अंदर कम बेशी आती है तो उस सूरत में आपकी इम्यूनिटी, आपका कुछ हिस्सा आपके मजाज के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देता है, वहाँ आपको ऑटोइम्यून डिजीज जैसे मसाइल से। बिल्कुल ऐसे। और हकीम साहब, वैसे भी अगर कोर्टिसोल लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है ना, इसका मतलब ये है कि विटामिन डी आपका बहुत ज़्यादा कम है। जी तो इसके लिए तिब में कौन सा नुस्खा है? जी बिल्कुल, तिब के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। देखें, ये जो जॉइंट्स की डिजीज़ है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसके अंदर सोजिश उतारने वाली अद्वियात और प्लस पेन किलर जो नेचर, और तीसरे नंबर पे हड्डियों को मजबूत करने वाली। जब ये तीनों का मैकेनिज्म इकट्ठे होगा तो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ठीक होगा। मिसाल के तौर पे अभी आपने बताया कि विटामिन डी बॉडी में कम हो जाए, तो हमारे पास एक दवाई है असगन नागुरी, ये आप देख सकते हैं, असगन नागुरी, जिसको पूरी दुनिया के अंदर अश्वगंधा के नाम से इसको एंटी डिप्रेशन का भी इलाज कहा गया है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी की जो है ना शफा कुन जड़ी बूटी है। और जोड़ों के अमराज में सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है। जी, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन फिर वही बात है कि हम एक इंग्रेडिएंट्स को सुन तो लेते हैं, उसका सही इस्तेमाल एक आपको तबीब बता सकता है कि इसको किस कम्बिनेशन के साथ और किस यूनिवर्सल डोज के साथ आपने इस्तेमाल करना है। अब हम लोग लकीर के फकीर हैं, सुनते हैं और खाई जा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमें असर नहीं हो रहा। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अकेला इस्तेमाल करते हैं तो वो बेनिफिट नहीं मिलता, उसके साथ अल्लाह पाक ने कोई ना कोई बदरका रखा है। एक दो जब जड़ी बूटियाँ साथ अटैच होती है ना, तो फिर वो असर जो है ना तीरे बदफ होता है और सोने पे सुहागा होता है। तो ये चीज़ें सिर्फ अवामुन नास के लिए हैं। ये असगन नगुरी, इसको कैसे इस्तेमाल जी, ये आपने एक छटांग ले लेनी है। अच्छा। असगन नगुरी। इसी तरह एक दवाई है सुरंजान शीरी, ये जॉइंट्स के लिए होती है, और हमारे जितनी हर्बल के अंदर कराबादीनी नुस्खे हैं उसमें एक माजून सुरंजान है, उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो ये है। अच्छा। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आप यकीन कीजिए एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, पेन किलर हैं, आपकी सोजिश को उतारते हैं आपके। और वैसे भी कोर्टिसोल लेवल हाई हो ना तो ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में। वो तो देखिए ना, जब आपको एंजाइटी होती है तो उस सूरत में भी मस्कुलर एंजाइटी के साथ ये चीज़ें, ये सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं, पर ये जो दवाइयाँ ये मर्ज के असबाब को दूर करती हैं, जिससे आपके जोड़ों के अमराज से आपको शिफा मिलती है। सुरंजान शीरी, दो चीज़ें होगी, ये भी आप एक छटांग लेंगे। तीसरे नंबर पे है सालिब मिस्री, ये आप देख सकते हैं सालिब मिस्री, ये सिर्फ प्योर जड़ी बूटियाँ हैं। ये आपकी समझ लें बाइंडिंग एजेंट, जो हड्डियों को जोड़ती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं। और आपकी जिन लोगों को कमर दर्द है, मोरों का मसला है, उसके अंदर इसका अकेला पाउडर भी ½ टीस्पून गर्म दूध के साथ बेहतरीन चीज़ है। और चौथे नंबर पे जिसको हम कहते हैं सुंड, जंजबील भी कहते हैं, सूखा अदरक। जब आप अदरक को सुखा लेते हैं तो वो खुशक उसकी ये कंडीशन होती है। ये चारों चीज़ों को आप बिल्कुल पिसवा लें, हम वज़न लेके एक एक छटांग। और जिन लोगों को जोड़ों का मसला है, चाहे वो विटामिन डी की वजह से है या जिनके कमर या मोरों का मसला है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, 2 टाइम्स ½ टीस्पून दूध के साथ लें। आप यकीन कीजिए कि एक हफ्ते के बाद जोड़ों की सोजिश भी उतर जाएगी, आपकी कमर भी मजबूत होगी। और जो लोग कहते हैं हम हर वक्त थके रहते हैं, या जिनका विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, अल्लाह की रहमत से आप ये 1 माह ये दवाई खा लें और आपका वो कैल्शियम, विटामिन डी या जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, छोटे बच्चों में या नौजवानों में जो दर्दें हैं, मुख्तलिफ कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो आपको एक तो ये बताया कि आपको क्या लगता है कि उसकी वजूहात क्या है? ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी है, और फिर हम लोगों को देखते हैं जिन्होंने कंप्यूटर जॉब करनी है, 9 to 5 जो कर रहे हैं, ऑफिस में पूरा दिन बैठते हैं, तो उनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो और इसके लिए कोई मुफीद नुस्खा भी बता दें। जी मैं बता देता हूँ। देखें, बच्चों में जो दर्दें आ रही हैं वो इम्यूनिटी वीक की वजह से आ रही हैं, या किसी ऐसी बीमारी, मूजी मर्ज जिसमें बच्चा मुब्तला है, जैसे टाइफाइड बच्चों को होता है। जब बच्चों को टाइफाइड होता है तो उनकी पिंडलियों में बेचैनी भी होती है, दर्द भी होती है, यानी वो और दर्दें हैं। वो उसका हड्डियों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसका आपकी डिहाइड्रेशन के साथ ताल्लुक़ है, नमकियात की कमी के साथ ताल्लुक़ है। तो वो बच्चे जिनमें पिंडलियों में दर्द और बेचैनी रहती है, उनके लिए बेहतरीन तो चीज़ ये है कि वालिदैन घर के अंदर सागूदाना, आपको पता है सागूदाना एक उसकी खीर भी बनती है, वो दें। उन बच्चों को तलबीना बना के, जिस तरह आप पंजीरी बनाते हैं, तो इसी तरह तलबीना के अंदर कुछ नट्स वगैरह, बादाम, अखरोट और ये किशमिश वगैरह डाल के, तो आप वो एक जैसे कस्टर्ड टाइप बना के बच्चों को दें, उससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और जैतून का तेल पिंडलियों से लेके टांगों में पूरे जहाँ जहाँ बच्चों के हफ्ते में 2 दिन उससे मसाज करें तो वो बच्चे इंशाल्लाह ठीक होंगे। बड़ों के अंदर जो पोस्चर की वजह से पेन निकलती है,
कुर्सी है या बेड आपका ऐसा है जिसका ढलवान आ गई है, तो वो जो कमर में दर्द करती है उससे अलाइनमेंट आउट हो जाती है। मिसाल के तौर पे सर्वाइकल की भी हो जाती है, जिसमें आप एकदम उठते हैं, चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है। कमर के मामले में ये कि जैसे ही आप बैठ के उठते हैं तो आपसे 2 कदम चला नहीं जाता जब तक ब्लड सर्कुलेट ना हो जाए। देखिए उनके लिए तो मेन जो नुक्स है कि वो अपनी कुर्सी या मेज़ या जो भी उनका जो बेड है उसको चेंज किया जाए। और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं कि जहाँ खाया पिया और वहीं बैठ गए, वो भी अमूमन इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो उनके लिए एक मैं चीज़ बता दूं, ज़्यादातर वहाँ पे कोई हड्डियों के मसाइल नहीं होते, सोजिश होती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है या आर्थराइटिस है किसी को, तो उसके लिए कौन सा नुस्खा सबसे मौसर है? जी बिल्कुल, आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में हमारे पास एक नुस्खा है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप ले लें हल्दी, 1 छटाक हल्दी ले लें और सुरंजान तल्ख। पिछले नुस्खे में सुरंजान शीरी थी, ये शीरी है, ठीक है, ये तल्ख है, ये भी 1 छटाक ले लें। और तीसरे नंबर पे मोरिंगा, जिसको हम सुहांजना कहते हैं। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर मोरिंगा का बोलबाला हुआ कि जी ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है, हड्डियों के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसमें कोई शक नहीं, आज से पिछले 25-30 साल से पाकिस्तान से भी, जहाँ पूरी दुनिया से मोरिंगा जो भावलपुर वाली बेल्ट है वहाँ से साउथ अफ्रीका जा रहा था। और साउथ अफ्रीका में वो बच्चे जो सूखे के शिकार थे, कमज़ोर थे, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की वीकनेस थी, तो ये मोरिंगा उनको दिया गया। और अगले 10 साल बाद जो बच्चों की आप उन्होंने वहाँ देखा गया, रिसर्च हुई, तो बच्चे मोटे होना शुरू हो गए, सेहतमंद होना शुरू हो गए। तो ये इसका कमाल है मोरिंगा का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस मौसम में पाकिस्तान में आता है तो लोग इसकी कदर ही नहीं करते। और वैसे मोरिंगा पाउडर FDA से अप्रूव्ड है या किसी बैन अवी अच्छी कंपनी ने निकाला है तो हम खा रहे हैं। लेकिन हमारे घर में मोरिंगा की फलियाँ, साग कोई नहीं खाता। कीमे में इसको बना के खाया जाए, बहुत अच्छा जायका है और ये आपका बादीपन ख़त्म करता है। ये भी 1 छटाक ले लें। और काली मिर्च, ये आधी छटाक ले लें। ये चारों चीज़ों को आप पिसवा के आधी चम्मच से लेके पौना चम्मच तक सुबह दोपहर शाम शहद के पानी से ले लें। ठीक है। 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद 1 कप में मिलाएं, उसके साथ ही ले लें। तो जिन लोगों को गैंठिया का मसला है, रेमोटाइड आर्थराइटिस का मसला है, यूरिक एसिड का इशू है, या जिनके बड़े जोड़ भी पेन करते हैं, तो वो इससे सोजिश भी उतरेगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगी और पेन को भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि ऐसे कोई ऑयल्स हैं जो जिनको जब हम मसाज करें, जो हमारी हड्डियां या हमारे जोड़ हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं? जी तमाम ऑयल्स तो बहुत से हैं, लेकिन एक ऑयल जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कसम भी खाई है, जैतून का तेल, और उसके बारे में हदीस में भी रेफरेंस है कि इसको खाओ भी और इसको लगाओ भी, दोनों तरह इसमें शिफा है। तो हमने बहुत से अपने पेशेंट्स देखे हैं जिनको जोड़ों के मसाइल हैं, असाबी कमज़ोरी है, तो वो जैतून का तेल हम कहते हैं कि वो लगाएं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह दूसरा ऑयल अभी मैंने जो पेशेंट्स को जिक्र किया है, रोगने अरिंड कस्टर ऑयल। रोगने अरिंड हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिन लोगों के घुटनों में गैप था, अच्छा। जिसका जदीद मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उन्हें हमने एक मखसूस एक्सरसाइज के साथ, जिसके अंदर आप अपनी किसी दूसरे को कहते हैं कि वो टांग को स्ट्रेच करे और खींचे, और उसके बाद वो हम उसकी मसाज करवाते हैं घुटनों में और उसकी बैक साइड पे, और वो बाद में वो नमक और रेत के टकोर होते हैं, और साथ हम वही असगंध वाली दवाई और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारी एक माजून है दबीदुलवीद। अगर पेशेंट को शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर हम कोई उसमें हर्बल और कोई कैप्सूल की शक्ल में देते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि उसका भी इलाज हर्बल मेडिसिन से रोगने अरिंड से मुमकिन है। और आखिर में हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं लौंग। सिर्फ आप तिलों का जो तेल होता है, तिलों के तेल में, थोड़े से तेल में 10-12 लौंग जला लें और उसको हल्के 10-15 मिनट के लिए गर्म कर लें, और उसको फिर आपकी शीशी में सेव कर लें। ये आप तजर्बा कर लें कि आपकी पुरानी से पुरानी दर्द है, चोट है, अंगूठा दर्द कर रहा है, आप हल्के हाथ से मसाज करें, उसके ऊपर को गर्म कपड़ा बांध लें, आपको विद इन 5 to 10 मिनट उस पेन में रिलीफ मिल जाएगा। लौंग के अंदर इतनी अल्लाह ने सलाहियत रखी। ठीक है। जॉइंट्स पेन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि तिब में कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आईजी पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुतल्लिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं और रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान खवातीन के अगवा से मुतल्लिक 1,05,000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हुए। मुकदमात के मुताबिक 1 जनवरी से 2021 से दिसंबर 2025 के दौरान 1,05,000 खवातीन अगवा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 केसेस सेक्शन 365 के तहत दर्ज हुए। 1,05,000 से ज़ायद केसेस में से 80,000 केसेस कैंसिल हो गए और 77% केसेस में खवातीन ने अदालत पेश होकर बयान कर दिया। खवातीन के अगवा के हवाले से पंजाब में इन केसेस की वजूहात जानने के लिए माहिर कानून से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट कुरतुलैन विर्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुरतुलैन, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि जो किडनैपिंग केसेस हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजूहात हैं और क्या जो हमारे इदारे हैं वो इसकी रोकथाम में नाकाम है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो केसेस की तादाद आपने बताई है कि 1 लाख से ज़्यादा जो थे केसेस वो फ़ाइल किए गए, और दूसरी जो बात है वो ये कि उसमें से 80,000 प्लस जो केसेस हैं वो कैंसिल हो गए। कैंसिल किस तरह से होता है केस, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली केस तब कैंसिल होता है जब भी कोई मुद्दई यानी कि मगविया के घर वाले जो हैं वो ख़ुद केस को वापस ले लें, नंबर 1, या फिर मगविया ख़ुद जो है वो अदालत में पेश होकर ये कहे कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी। इसमें जो FIRs हैं वो ज़्यादातर सेक्शन 365 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत थी, जो कि अगवा से डील करता है, और जो दूसरा अहम सेक्शन है वो 496A है, यानी कि शादी के लिए घर से भाग के जाना। अब ये वो केसेस हैं जिसमें लड़कियां घरों से भाग के चली जाती हैं और बाद में फिर जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो इनफैक्ट उनके अगवा की केस जो FIR है वो उस लड़के या उनकी फैमिली या और किसी के भी अगेंस्ट जो है वो कर देते हैं। अब मैडम आलिया नीलम के सामने जो केस था ये 2022 से है। एक लड़की जो कि मुलाजमा थी DHA के किसी घर में और वहाँ से वो अचानक से गायब हो गई। मुकद्दस उसका नाम था। मुकद्दस के अगवा का जो केस था ये अब एक रियल केस है। वाकई ये वो केस था कि जिसमें लड़की को अगवा किया गया, लेकिन बहुत सारी जो आप देख सकते हैं 2022 से लेके अब तक, ये एक लंबा अरसा है ना, इतने लंबे अरसे में उसकी अगवाईगी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन जो थी वो उस तरह से सामने नहीं आ सकी। लेकिन जब हमारी चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने IG साहब को इन पर्सन बुलाया और फिर उनसे पूछा गया, और दूसरी दफ़ा में, पहली दफ़ा में उनको कहा गया कि वो रिपोर्ट लाएंगे और इस केस से मुतल्लिक वो तमाम शवाहिद जो है वो अदालत के सामने पेश करेंगे, जिसमें IG साहब ने ये बताया कि वो मुकद्दस जो है, यानी कि अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है IG साहब के नोटिस में आने के बाद, कि उस लड़की को वो जिस घर में काम करती थी उनके अपने ही दामाद ने कत्ल करके उसको रोही नाला में उसकी लाश को फेंक दिया। दिस इज़ ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ना। तो असल जो बात है वो ये है कि अगवा के केसेस की हम सिर्फ अदादो शुमार से डील नहीं कर रहे, हम फंडामेंटल राइट्स की ग्रेव वायलेशन की बात कर रहे हैं कि वो इंसान के मतलब इंसानों से जुड़े हुए जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उसमें जान और इज़्ज़त का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सबसे बुनियादी है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ। अच्छा कुरतुलैन, आप कोर्ट में होती हैं, आपके पास बहुत से लोग आते भी होंगे केसेस लेके, तो जिन फैमिलीज़ को ऐसी अफसोसनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो क्या जब वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस का रवैया उनके साथ अच्छा होता है? ईजीली जो FIR है वो कर देते हैं, रजिस्टर हो जाती है? देखिए सच पूछे ना तो FIR पाकिस्तान के सिस्टम में रजिस्टर करवाना एक मुश्किल तरीन मरहला है, क्योंकि FIR ऐसा नहीं होता कि जो बंदा भी FIR करवाने चला गया है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब ये भी जो मौका पे मौजूद अफसर है उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी विजडम पे या उसके अपने एक्सपीरियंस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। सबसे पहले तो उस बंदे को ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दे दें, हम इस एप्लीकेशन को जो है वो प्रोब आउट करेंगे, इस पर बेसिक सी इंक्वायरी होगी, फिर FIR दर्ज होती है। तो एप्लीकेशन तो फौरी तौर पे ले ली जाती है। अगर उस वकूए में थोड़ा बहुत भी सच होता है तो उस पर FIR हो जाती है। देखिए FIR होती है, इसीलिए तो हमने ये देखा ना कि 1 लाख प्लस केसेस थे
और उसमें से 80,000 से ज़्यादा केसेस कैंसिल हो गए। इट्स अ बिग फिगर। लेकिन दूसरी साइड पे एक ये फिगर है कि सिर्फ 612 लड़कियां जो हैं उनको पुलिस बाजियाब करवाने में कामयाब हुई, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि 1 लाख प्लस जो हैं लड़कियां वो अगवा हुई, और 1,000 भी पूरे 1,000 भी पूरी लड़कियां नहीं थी कि जिनको बाजियाब करवाया जा सकता। और 3,000 प्लस जो लड़कियां हैं वो स्टिल उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि वो लड़कियां कहाँ गईं, अपनी मर्ज़ी से गईं, उनको अगवा किया गया, उनको बेच दिया गया, वो जिंदा हैं, वो मुर्दा हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास। केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी आते हैं, स्मगलिंग के भी आते हैं, तो डोंट यू थिंक इसको अब सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सी लड़कियां होते हैं उनको स्मगल किया जाता है, लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों को भी किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए? एग्जैक्टली नूर, ये हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका जो शिकार होने वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं, लड़कियां बनिस्बतन आसान शिकार होती हैं। मतलब हम देखते हैं कि ख़वातीन के अगेंस्ट जो जुर्म है हमारी सोसाइटी में, एक तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि वो एक विक्टिम वीक शिकार इसलिए होती हैं कि उनको जज्बाती तौर पे वो थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, उनको थोड़ा सा भी लालच दिया और फिर जाए, उनको जॉब्स का लालच देते हैं। अक्सर बाहर की कंपनीज हैं, इतने शेडी एड्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे भी। मैं कहूँगी अगर कोई हमारा जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको प्लीज़ रीच आउट ना करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। वो आपको बताते हैं वी आर लुकिंग फॉर मॉडल्स या एजेंट्स, कॉल सेंटर्स होते हैं, उनका लालच दिया जाता है। पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, फिर हम आपको दुबई भी लेके जाएंगे, और फिर हम सबको पता है कि वहाँ जाके क्या होता है, और इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ भी उठाई है। बिल्कुल इसी तरह से है। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स के केसेस हमारे सामने आते हैं वो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड हैं, ठीक है ना। ये जो जितना भी फ्रॉड है, सोशल मीडिया पे एड्स आती हैं, उस पर लड़के लड़कियां रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन ये जो किडनैपिंग के केसेस हैं, इसमें भी फेक आईडीज़ लोगों ने बनाई हुई होती हैं। लड़कियां होती हैं, लड़कियों ने लड़कों की आईडीज़ बनाई हुई हैं, या कुछ लड़के होते हैं वो लड़के लड़कियां बन के अपना अकाउंट बनाते हैं, लड़कों को ही फिर अगवा कर लिया जाता है। इसको हम हनी ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेल जो होते हैं वो घरों से चले जाते हैं, अपनी तरफ से वो किसी फीमेल को मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट जब वो पहुंचते हैं आगे पूरा गैंग मौजूद होता है, और फिर उस बंदे को अगवा कर लिया जाता है, और फिर ये रैंसम के केसेस में फॉल करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा केस है ये हम कोशिश करेंगे कि इसको हाई कोर्ट में अब जो चल रहा है, क्योंकि मैडम ने अब मज़ीद भी जो है इसमें एक रिपोर्ट तलब की है कि इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट पेश की जाए। इस केस का जो सबसे अहम पहलू है वो इन्वेस्टिगेशन है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये नुक्ता उठाया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो कि प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, या जो केसेस में उनकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उनको दोबारा से केसेस ना दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम बात कर रहे थे पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज़ायद केसेस रजिस्टर किए गए हैं, और अगर हम डेली की इनकी रेशो निकालें तो 57 केसेस बन रहे हैं, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे इदारे हैं वो इसको संजीदगी से लें, और जिन घरों के प्यारे लापता हैं वो जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराएं। मेरे साथ मौजूद थी कुरतुलैन विर्क, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे ख्वाबों के हवाले से। ख्वाब इंसानी ज़िंदगी का एक अहम और पुरस्कार हिस्सा है। बाज़ ख्वाब खुशी और उम्मीद का पैगाम लाते हैं, जबकि कुछ ख्वाब खौफ, परेशानी और उलझन का सबब बन जाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे ख्वाब जिनमें आप उन लोगों को देखते हैं जो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, या ऐसे ख्वाब जिनमें आप जानवर देखते हैं, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ जो आपका पीछा कर रही हो, और फिर जब आप सोकर उठते हैं, आपकी आंख खुलती है तो आप शदीद घबराहट का सामना करना पड़ता है आपको, और बार बार आपको कभी कभी एक ही ख्वाब आता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस्लाम हमें क्या रहनुमाई देता है, और अगर कोई इस मसले का सामना कर रहा है तो कौन से ऐसे ज़िक्र अस्कार हैं जो वो कर सकता है। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाफिज़ शफीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो बुरे ख्वाब होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, या अक्सर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन या परेशानी होती है तो उस वजह से भी बुरे ख्वाब आते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन नसीहा, दीन इस्लाम ही राह नजात और सरापा खैर है। दीन इस्लाम हर चीज़ की रहनुमाई करता है। और ख्वाबों के मतलब हो तो ख्वाब 3 किस्म के हैं। एक वो जो आपके तबशीरी किस्म के ख्वाब हैं,
और दूसरे वो जो आपके तंबीह किस्म के हैं, जिसमें आपको कोई तंबीह होती है, कोई खौफ डराना है। इसी तरह तशवीशी किस्म के ख्वाब जो आप सारा दिन देखते हैं, सारा दिन सोचते हैं, सारा दिन करते हैं, वही ख्वाबों में आ जाता है। तो जो सच्चे लोग होते हैं, सच हकीकत यह है कि उससे सच्चे ख्वाब आते हैं, बिल्कुल। और जो झूठे लोग होते हैं उन्हें झूठे ख्वाब आते हैं। ये आम कायदा है कि जिस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में सच पैदा कर लें, अपनी शख्सियत में सच पैदा कर लें, सच्चाई पैदा कर लें, तो आपको सच्चे और अच्छे ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। और आप अपनी ज़िंदगी से बुराई और बदी और झूठ ख़त्म कर दें तो आपको ये तशवीशी किस्म के ख्वाब, शैतानी किस्म के ख्वाब, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लम यबका मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात, नबुव्वत में अब सिर्फ मुबश्शिरात रोया सालिहा बाकी हैं। और दूसरी हदीस में आता है रोया सालिहा नेक ख्वाब मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है, और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। आप इसको अलग से भी कैटेगरी इसकी बना सकते हैं कि जो रात के अव्वल हिस्से के अंदर आते हैं ख्वाब, और दिन रात के दरमियान हिस्से में आते हैं, और रात के आखिरी हिस्से में, जो रात के आखिरी हिस्से में आता है वो अल्लाह की तरफ से है, और एक आपका नफ्स की तरफ से और एक आपका शैतान की तरफ से है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए फिर ये है कि ख्वाबों को ज़्यादा आप मनफी ना लें, ख्वाबों को आप मुस्बत लें कि ख्वाब कैसा जैसा भी हो उसकी ताबीर करने और करवाने की कोशिश करें। और ताबीर के मुतल्लिक़ ये कायदा है, ला तक़्सुस इल्ला अला आलिमिन और मुस्लिहिन, या तो किसी साहिब इल्म के पास, मुअब्बिर आदमी के पास ताबीर करवाएं, या किसी मुस्लिह आदमी के पास इस ख्वाब को रखें। जब आप किसी हासिद आदमी के पास या किसी ऐसा जो आपका दुश्मन है उसके पास ख्वाब चला जाता है तो वो आपके ख्वाब को मजाक बना लेता है, बिल्कुल ऐसे है। या आपके ख्वाब की गलत ताबीर करने की कोशिश करता है। तो आलिम आदमी वो है जो कुरान और सुन्नत को भी सामने रखे और उसके ख्वाब की हकीकत को भी सामने रखे और उसकी शख्सियत के तशख़्ख़ुस को भी सामने रखे और उसकी ज़िंदगी के मसाइल को भी सामने रखे। यानी एक आदमी ने ख्वाब देखा है, वो ख्वाब में सफ़र करने वाला है या उसके दांत गिर गए हैं, अगर वो आदमी बुरा है तो लाजमी बात है वो बुरे आदमी को नुकसान की तरफ इशारा है। और अगर ख्वाब में उसी दांत गिरने की एक अच्छे आदमी ने वो देखा मेरे दांत गिर गए हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो नेकी में आगे जाएगा और लंबी उम्र पाएगा। आप अंदाज़ा कर लें, एक ही ख्वाब है और एक ही ख्वाब में बंदा बदलने से ताबीर बदल रही है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि एक ख्वाब उमूमी सुन लिया जाता है और उसकी उमूमी ताबीर कर दी जाती है, हालांकि ताबीर में मद्दे मुकाबल ख्वाब देखने वाले को भी देखना चाहिए और उसके हालात को भी देखना चाहिए। उसके हालात क्या हैं? मसलन एक आदमी शादी वो देखता है, अगर वो आदमी नेक है तो वो नेक में बसौकात ये भी हो सकता है वो शादी लेट हो रही है या शादी नुकसानदेह हो रही है। अच्छा। ये तमाम चीज़ें उसके सामने होनी चाहिए। और हमारे यहाँ होता यह है कि ख्वाब की तबीर में एक ही तबीर लगा दी जाती है और वो कह दिया जाता है कि तबीर जैसी कर दी वैसी होगी। हालांकि ऐसी नहीं है। आप अंदाज़ा करें, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले जिस वक्त उन्होंने कहा था अफ्तूनी फ़ी रोया, या मेरे ख्वाब की ताबीर बताएं, तो आपके ख्वाब की ताबीर बेशुमार लोगों ने बता दी थी, लेकिन हुई वही है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर की है। और हमारे यहाँ ये भी चीज़ पाई जाती है कि ख्वाब जिस वक्त आता है, ख्वाब को हमेशा अपने ऊपर हवा बना के, अपने ऊपर क़यामत बना के और बयान करना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि हो सकता है वही ख्वाब जो आप बुरा देख रहे हैं वो आपके लिए खैर हो, और वही ख्वाब जिसको आप अच्छा देख रहे हैं, मसलन बसों का ऐसा भी है कि कोई आदमी ख्वाब में देखता है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो इसकी उल्ट ताबीर है कि बेटी का मतलब यह है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। तो ख्वाब को ज़ायल करने की जो बुनियादी शक्लें हैं, सबसे पहले ये है कि जिस वक्त आदमी जिसको बुरे ख्वाब ज़्यादा आ रहे हैं उसे चाहिए कि सबसे पहले नमाज इशा को बाजमात अदा करे, दूसरे नंबर पे बावजूद सोने की कोशिश करे, और तीसरे नंबर पे रात को सोने के अज़कार करे। सोने के अज़कार में खुसूसन सूरत बाकरा का आखिरी रुकू जो है उसके मुतल्लिक़ आता है कफ़ताहु, ये पढ़ने वाला आदमी उससे काफ़ी हो जाता है, जिन्नों से भी और बुरे ख्वाब से भी, थकान से भी, थकावट से भी। और फिर इसके बाद
आप वो खुसूसन दुआ पढ़ें जिससे ख्वाब को ज़ाहिर किया जाता है। मसलन ख्वाब आ गया है, बुरा ख्वाब आ गया, कोई बात नहीं, आप उठें, एक दफ़ा बाएं कंधे पे औज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिहा ये पढ़ के बाएं कंधे पे 3 दफ़ा फूंके। और इसी तरह अगर आपको थोड़ी सी हिम्मत है तो आप उठें और वज़ू कर लें, और वज़ू करके 2 रकत नमाज़ तौबा पढ़ लें कि या अल्लाह मेरे से जो भी गलती हुई है इस ख्वाब को मेरी हकीकत ना बना, और इस ख्वाब को जो बुरा ख्वाब आया है ये मेरे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। और फिर साथ सुबह उठते ही आप 2 रकत नमाज़ तौबा पढ़ के और थोड़ा सा हस्बे तौफीक सदका खैरात कर दें। ख्वाब में कोई दुश्मन है, ख्वाब में कोई जिन है, ख्वाब में कोई शैतान है, ख्वाब में कोई हासिद जादूगर है, किसी किस्म का भी आपको नुकसान नहीं दे सकते। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जब इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से ज़िक्र अस्कार करने चाहिए। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ शफीकुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना फीडबैक और क्वेश्चंस जागो लाहौर के इंस्टा और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।